शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर के साथ। दरअसल कानपुर के एक बड़े से गोदाम में आग लगने की वजह से सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कानपुर के पनकी पड़ाव में देर रात एक बड़े से गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल और जिला प्रशासन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान आग ने फिर से विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसे समेटने में फायर टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी भी तरह के जान माल की हानि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर पहुंची दमकल की 6 से 7 गाड़ियों की बदौलत आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया है। और वहीं यूपी के आपको बता दें गाजियाबाद में भी एक होटल में आग लगने का मामला सामने आया। फिलहाल आग लगने की वजह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन समय रहते आग पर काबू जरूर पा लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के गाजियाबाद में भी आग लगने की घटना सामने आई है। यहाँ एक होटल में भीषण आग लगने की सूचना दमकल अधिकारियों को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने अलग अलग स्टेशन से दमकल की 4 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना कर दिया, जिसके बाद करीब 1 से 1.5 घंटे के भीतर फायर फाइटरों ने आग पर काबू पा लिया। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में कोई भी किसी तरह से हताहत नहीं हुआ है। ये पूरा मामला राजेंद्र नगर सेक्टर 2 के एक होटल का बताया जा रहा है। तो वहीं यूपी पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों को करारा जवाब दिया है। मुजफ्फरनगर में गौकशी के शातिर गिरोह पर धावा बोलकर पुलिस ने न सिर्फ अपराधियों को दबोचा है, बल्कि बड़ी कार्रवाई भी की है। देखिए रिपोर्ट में। देर रात मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली के बान नगर अंडरपास पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर तस्करी के फिराक में हैं। जैसे ही टीम ने घेराबंदी की, गौकशों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन यूपी पुलिस के जाबाजों ने हार नहीं मानी। मुठभेड़ में 3 वांछित आरोपी सोनू उर्फ फरीद, फुन्ना उर्फ नजर और मुजफ्फर उर्फ काला गोली लगने से लंगड़े हो गए। 2 अन्य फैसल और तनवीर को बिना देर किए गिरफ्तार कर लिया गया। ये पांचों खंजापुर गौकशी कांड के मुख्य सूत्रधार थे। स्पेशल टीम ने महज 48 घंटों में इस गिरोह को निस्तेनाबूद कर दिया। वहीं यूपी के अलीगढ़ में केएफसी फास्ट फूड सेंटर का खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण में अनियमितता दिखने पर नोटिस जारी कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। यूपी के अलीगढ़ में केएफसी फास्ट फूड सेंटर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। खाद्य विभाग की टीम ने बताया कि छापे के दौरान उन्होंने पाया कि वेज और नॉन वेज फूड दोनों ही टेबल पर रखे हुए थे, जो मानक के अनुसार नहीं था, जिसके खिलाफ खाद्य विभाग के अधिकारी ने केएफसी को नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारी ने आगे बताया कि अगर सही समय के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो इन लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं कुछ सॉस और मेयोनीज की खरीद में भी अनियमितता दिखी, जिसका जवाब देने के लिए भी केएफसी को कहा गया है। 83 साल के हुए अभिनेता अमिताभ बच्चन बड़ी संख्या में दर्शक उनके घर के बाहर उनसे मिलने और जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। सदी के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो गए हैं। इस उम्र में भी वो फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं। 50 साल से ज्यादा के समय में बिग बी फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनके प्रशंसकों की संख्या करोड़ों में है। बिग बी के जन्मदिन पर उनके घर जलसा के बाहर फैंस का जमावड़ा देखने को मिला। लोग दूर दूर से अभिनेता की झलक पाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दरअसल हर साल अमिताभ बच्चन अपने जन्मदिन पर घर के बाहर आकर लोगों से मिलते हैं और जन्मदिन की बधाइयाँ लेते हैं। अमिताभ हवा में वेव कर लोगों का अभिवादन भी करते हैं। आज सदी के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। वहीं फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में शुक्रवार को 12 घंटे में आए 2 शक्तिशाली भूकंप के झटके ने तबाही मचा रखी है। हालात कैसे हैं, देखिए रिपोर्ट में। दक्षिणी फिलीपींस के एक ही क्षेत्र में 2 शक्तिशाली भूकंप आए, जिसमें पहले 7.4 तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलन हुआ और एक सुनामी के डर के कारण आसपास के तटीय क्षेत्रों को खाली करना पड़ा। इसी दौरान कुछ घंटे बाद फिर 6.8 तीव्रता का एक और भूकंप आया। भूकंप का केंद्र दावाओ ओरिएंटल प्रांत के मनाए कस्बे के पास फिलीपीन ट्रेंच में 37 किलोमीटर की गहराई पर था। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा है और नुकसान के आकलन के निर्देश दिए हैं।
वहीं अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम की लागू होने के साथ ही हजारों फिलिस्तीनी अपने तबाह हो चुके उत्तरी गाजा की ओर अब लौटना शुरू हो चुके हैं। युद्ध से तबाह गाजा के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब संघर्ष का अंत हो जाए। ज्यादातर लोग पैदल ही तटीय सड़क के जरिए उत्तर की ओर लौट रहे हैं, वहां जहां कभी उनके घर हुआ करते थे। हालांकि इस बार विनाश पहले से कहीं ज्यादा है। हाल ही में इजरायली सेना ने गाजा सिटी में हमले किए, कई इमारतें और घर उड़ा दिए। दावा किया गया कि यह हमास की बची हुई सैन्य संरचनाओं को खत्म करने के लिए किया गया। सेना ने युद्ध विराम लागू होने की पुष्टि की है। अगले कुछ दिनों में सभी बचे हुए बंधकों की रिहाई की भी उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर कोरिया ने वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर राजधानी प्योंगयांग के किम इल सुंग स्क्वायर में भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया है। तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट में। परेड में कोरियन पीपल आर्मी के हजारों सैनिक कदम ताल करते नजर आए। इसके साथ ही उत्तर कोरिया ने अपने आधुनिक मिसाइल सिस्टम की ताकत भी दुनिया को दिखाई। इस बार परेड में पहले से कहीं ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदर्शित की गई, जिनकी कतारें बहुत लंबी थी। इस परेड के जरिए तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का संदेश दिया है। तो वहीं इटली में बुर्के पर बैन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही आपको बता दें, मेलोनी सरकार अब वर्जिनिटी टेस्ट पर भी रोक लगाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बुर्के और नकाब पर बैन लगाने के लिए संसद में नया विधेयक पेश किया है। इस कानून के तहत अगर कोई सार्वजनिक जगहों जैसे स्कूल, दफ्तर, दुकान या विश्वविद्यालय में बुर्का या नकाब पहनता है तो उस पर करीब 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने वर्जिनिटी टेस्ट पर भी पाबंदी लगाने का प्रस्ताव रखा है। मेलोनी सरकार का दावा है कि ये कदम इस्लामिक अलगाववाद और महिलाओं के दमन को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर घमासान भी जारी है। कुछ इसे आजादी पर हमला मान रहे हैं तो कुछ इसे कट्टरपंथ के खिलाफ जरूरी कदम। वहीं रूस और यूक्रेन में भीषण जंग अब भी जारी है। रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों को लगातार दहला रही है ताबड़तोड़ हमलों के जरिए। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें यूक्रेन के लोजोवॉय इलाके की हैं। यहां रूस के गेरान 2 ड्रोन ब्रिगेड ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को धुआं कर दिया। रूसी सेना का दावा है कि इस इलाके में यूक्रेन ने अपने अस्थायी सैनिकों को डिप्लॉय कर रखा था। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन का यह अस्थायी ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। रूस के हमले में लोजोवॉय के आसपास के रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं बिहार का चुनावी बिगुल बच चुका है। माना जा रहा है कि न सिर्फ एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, बल्कि अन्य दलों में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव बिहार का है। सवाल 243 सीटों का। सहयोगी हावी हैं। दिल्ली से पटना तक प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। बैठक और मुलाकातों का दौर जारी है। सोशल मीडिया पोस्ट और वन लाइनर बयानों से दिल की तमन्नाएं बाहर आ रही हैं। दोनों ही खेमों में एक जैसे हालात हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल अब तेज हो गई। दावेदारों ने टिकट के लिए पटना से दिल्ली की दौड़ लगाई तो नेताओं ने सीट बंटवारे में हिस्सेदारी के लिए। लेकिन सीट बंटवारे पर छाया बादल हटने के आसार अब लगने लगे हैं। कहा जा रहा है एनडीए में फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। कम से कम नेताओं के बयान से तो यही लग रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे पर सबसे अधिक सस्पेंस चिराग पासवान ने ही क्रिएट किया। करीब 40 सीटों की डिमांड और सीट बंटवारे का पेच फंसा रह गया है। बीजेपी और जेडीयू में इसे लेकर सहमति बन गई थी। वहीं चिराग पासवान के साथ ही साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी डिमांड की लिस्ट बढ़ा दी थी। इसी मुलाकात के बाद दिल्ली से पटना की दौड़ लगा रहे नित्यानंद राय का भी बयान आया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस चुनाव में भी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी।
सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना शुरू हो जाएगा। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव होना है। सीटों के बंटवारे के बाद अब बिहार में सियासी मुद्दे की जबरदस्त गूंज सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार में चुनावी दंगल की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इंडी में सीट बंटवारे को लेकर अब तक कोई बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सीटों पर समझौते को लेकर इस समय तैयार होती नजर नहीं आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीटों पर खींचतान अब शुरू हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस और आरजेडी अब आमने सामने हैं। आज लालू यादव के आवास पर आरजेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में सभी फैसले लालू यादव पर छोड़ दिए गए। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं का टिकट मांगने के लिए तांता लगा हुआ है। बाहुबली नेता अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचे तो उन्हें एंट्री ही नहीं मिली। अशोक महतो काफी देर तक आवास के बाहर खड़े रहे, मगर तेजस्वी के गार्ड ने उन्हें रोके रखा। माना जा रहा है कि अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता कुमारी को चुनाव लड़ाना चाहते थे और इसी मामले में तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे। तो बिहार में पार्टियां और गठबंधन सीट बंटवारे और टिकटों को लेकर माथापच्ची करते हुए दिखाई दिए, लेकिन सियासी संग्राम में जुबानी हमलों की धार भी लगातार अब तेज होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नजदीक आते ही जुबानी जंग अब शुरू हो चुकी है। चुनावी मकसद साधने के लिए हर कोई अपने प्रतिद्वंदी को आड़े हाथों ले रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी का मजाक उड़ाते नजर आए और राहुल को लाल पबुआ बताया। राहुल गांधी पर हमला हुआ तो तेजस्वी और मुख्तार अब्बास नकवी भी मैदान में आ गए और एक दूसरे पर पार्टी हड़पने का इल्जाम लगा डाला। तेजस्वी ने बिहार में हर घर में सरकारी नौकरी का वादा किया तो गड़े मुर्दे उखड़ने लगे। जेडीयू ने नौकरी के बदले जमीन की याद दिला दी। 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा। 80 से 20 कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारे अभी से सियासी फिजा में गूंज रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में अभी 25 दिनों का समय बाकी है और इन 25 दिनों में ऐसे और भी बयानों की बयार से बिहार की चुनावी हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भोजपुरी अभिनेता यानी कि पवन सिंह पिछले दिनों विवाद में रहे हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उन पर कई बड़े और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तब पवन सिंह ने मीडिया में आकर कहा था कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति ने दिलचस्प फिल्मी मोड़ भी ले लिया है। भोजपुरी स्टार और अभिनेता पवन सिंह ने जहां बीजेपी का रास्ता चुना तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज का हाथ थामने को तैयार हैं। ज्योति सिंह मदद की गुहार लगाने पहुंची, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। उन्होंने तो पवन सिंह को अपना मित्र ही बता दिया। कयास लगाए जा रहे थे ज्योति सिंह जनसुराज के टिकट पर आरा से पवन सिंह के खिलाफ मैदान में होंगी, लेकिन पीके मुलाकात से पहले ही इस बात पर साफ इनकार कर दिए हैं। पार्टी में टिकट बंटवारे पर हंगामे के बाद प्रशांत किशोर अपनी मुश्किलें और अब नहीं बढ़ाना चाहते। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह ही राजनीतिक प्रयोग प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। चर्चा है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह सफलता हासिल कर पाएंगे। समझिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी को जबरदस्त लाइमलाइट मिल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वो एनडीए का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर के मिजाज भी अब बदले बदले से दिखने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी के जरिए बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वे कितने सफल होंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, क्योंकि प्रशांत किशोर रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जाति विहीन राजनीति के मुद्दों को लेकर बिहार के लोगों को पिछले 2 साल से जगा रहे हैं। और बिहार में योगी की ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं। योगी के हुंकार से एनडीए का स्ट्राइक रेट कितना मजबूत होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हलचल अब तेज हो गई है। पाटलिपुत्र के चुनावी रण को जीतने के लिए रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, तो वोटरों का रुझान अपनी ओर खींचने के लिए प्रचार से लेकर प्रसार तक जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है।
खबर है कि बिहार के चुनावी संग्राम में पार्टी सीएम योगी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है, जिससे न सिर्फ बिहार में एनडीए को बम्पर फायदा हो सकता है, बल्कि विपक्षी महागठबंधन की राहें भी मुश्किल हो सकती हैं।